आप सभी का इस कार्यक्रम में स्वागत है। मैं उपेंद्र अनमोल मुखर्जी नगर दिल्ली से आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। जनरल साइंस की क्लास के अंतर्गत ये 40वीं क्लास है। वैसे तो 41वीं क्लास है, लेकिन नंबरिंग में 40वीं है और एक इंट्रोडक्शन की क्लास। तो इस क्लास के अंतर्गत हम लोग फिजिक्स पढ़ रहे हैं और अभी फिजिक्स के अंतर्गत दो बड़े चैप्टर्स को हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया है, कॉस्मोलॉजी और न्यूक्लियर फिजिक्स। उससे रिलेटेड प्रश्नों को भी समझ लिया है। आप अब सबसे पहले वेव और साउंड चैप्टर को करेंगे। वेव चैप्टर एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। बहुत सारे प्रश्न एग्जाम में पूछे जाते हैं। जैसे 5G की टेक्नोलॉजी आने वाली है, पूछा जा सकता है कि 5G में कौन सी तरंगों का, कौन से वेव्स का प्रयोग होता है। बहुत छोटे छोटे कंसेप्ट हैं। स्पेक्ट्रम क्या है, बैंड क्या है, बैंड विड्थ क्या है, और इससे रिलेटेड कौन कौन सी तरंगों का मोबाइल में उपयोग है, किसका इंटरनेट में उपयोग है, रेडियो और टीवी में किसका उपयोग होता है, राडार में किसका उपयोग होता है। इसके अलावा जो है अलग अलग प्रकार की और बहुत सारी तरंगे हैं, उनका क्या उपयोग है, अल्ट्रावायलेट रेज क्या है, एक्स रेज क्या है, गामा रेज क्या है, और इंफ्रारेड क्या है, शार्ट रेडियो, लॉन्ग रेडियो, विजिबल रेज, इन सब के बारे में बहुत अच्छे से पकड़ बनाने की आवश्यकता है, समझने की आवश्यकता है, ताकि इससे जुड़े हुए प्रश्नों को आसानी से कर सके। मतलब देखा जाए तो क्वेश्चन के हिसाब से सबसे ज्यादा क्वेश्चन अगर यूपीएससी में देखा जाए तो किस चैप्टर से पूछा जाता है? वेव चैप्टर से। तरंग। हर साल के पीटी में लगभग 2 क्वेश्चन केवल एक चैप्टर से होता है। वो कौन सा चैप्टर है? वो चैप्टर है वेव, जिसे आप तरंग कहते हैं। स्टेट एग्जाम में भी, यूपीपीसीएस में भी 2 सवाल से कम नहीं पूछा जाता। बीपीएससी में भी लगभग 1 क्वेश्चन पूछा जाता है। एमपीपीएससी में, अर्थात देखा जाए तो बहुत सारे स्टेट में ये चैप्टर बड़ी भूमिका रखता। आरएएस के एग्जाम में तो 3 सवाल भी इसी चैप्टर से आ जाता। मतलब क्वेश्चन के हिसाब से जो अभी चैप्टर पढ़ाने जा रहे हैं, इसका सबसे ज्यादा वेटेज है। तो बहुत केयरफुल रहेंगे, बहुत ध्यान से आप सभी लोग पढ़ेंगे, ताकि इस चैप्टर की सभी मूलभूत समझ को, बेसिक समझ को आप बना ले जाएं और इससे रिलेटेड प्रश्नों को के पूछे जाने पर आप उसे सॉल्व कर ले जाएं। तो आप सभी लोगों का इस कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है, सबका बहुत बहुत अभिनंदन है। तो चलिए इस चैप्टर की शुरुआत किया जाए और इससे रिलेटेड सभी कंसेप्ट और उससे जो जुड़े हुए प्रश्नों, इन सबको देखा जाए। तो आइए सबसे पहले इस वेव चैप्टर को समझा जाए। देखिए, तरंग आप हिंदी में कहते हैं और अंग्रेजी में इसे वेव कहा जाता है। ये एक तरीके से फॉर्म ऑफ एनर्जी है। तरंग भी क्या है? ये भी एक तरीके का ऊर्जा का स्वरूप ही है। आप सभी लोग जानते होंगे, कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहा जाता है और एनर्जी डिस्टरबेंस को वेव कहा जाता है। वेव क्या है? वेव एक तरीके का एनर्जी डिस्टरबेंस है। जरा ध्यान से सुनेंगे सारी बात को, अभी थोड़ी देर में सब समझ आने लगेगा। एनर्जी डिस्टरबेंस इज द वेव। एनर्जी डिस्टरबेंस, ऊर्जा का विक्षोभ, ऊर्जा का विक्षोभ, यही तरंग कहलाता है। ऊर्जा का विक्षोभ तरंग कहलाता। पहले एक लाइन में लिखें, तरंग कहलाता है। ऊर्जा का विक्षोभ तरंग कहलाता है। ऊर्जा का विक्षोभ, एनर्जी डिस्टरबेंस इज द वेव। ऊर्जा का विक्षोभ तरंग कहलाता है। देखिए, ऊर्जा क्या है, इस चीज को समझने की आवश्यकता है। तो कार्य करने के पहले ये देखें, ये एनर्जी, एक साधारण समझ के लिए पहले मैं इस चार्ट को बना देता हूं ताकि ये बात समझ ले। देखिए, एनर्जी और एक शब्द है भैया वेव और एक शब्द है फ्रीक्वेंसी। महसूस करें, क्योंकि जानते हैं सिविल सर्विसेज में पढ़ा नहीं जाता है, चीजों को महसूस किया जाता है। पढ़ना महत्वपूर्ण नहीं है इस एग्जाम में, क्योंकि पढ़ने के बाद आप सारे क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर सकते। पढ़ने के साथ उसे महसूस करें, आत्मसात करें, अपने मन में बैठाएं, ब्रेन स्टॉर्मिंग करें, चिंतन करें।
सोचने और समझने से आपके अंदर जानते चीजें बैठेंगी और आप अच्छी क्वेश्चन का जवाब भी देने की क्षमता रखने लगेंगे। देखिए, कुछ ज्यादा जो टॉपर्स हैं वो कुछ ज्यादा नहीं पढ़ते, बल्कि जो भी चीज पढ़ते हैं वो बहुत अच्छे ढंग से उसे समझते हैं, उससे रिलेटेड हर पहलू को महसूस करते हैं, जिसके नाते छोटी छोटी बारीकियों को भी जानते हैं, पकड़ लेते हैं। और आप जानते हैं किसी भी व्यक्ति का सिलेक्शन इसलिए नहीं होता है कि वह बहुत नहीं जानता, और किसी का सिलेक्शन इसलिए नहीं होता है कि वो बहुत जानता है, बल्कि जिसका सिलेक्शन नहीं होता वो सिली मिस्टेक करता है, छोटी छोटी मिस्टेक करता है, जिसके नाते क्वेश्चन गलत हो जाते हैं। और जो टॉपर्स है, सफल है, वो पढ़ता है, ऐसा नहीं कि बहुत ज्यादा पढ़ता, लेकिन जो पढ़ता है उसको क्लियर करते हुए, कम पढ़िए लेकिन जो भी पढ़िए उसको बहुत क्लियर रखिए। इस जानते हैं धारणा को के साथ आप काम करेंगे तो बहुत लाभ होने वाला। देखिए यहां पर है, ये शब्द है एनर्जी, ऊर्जा। अब देखिए, कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहा जाता है। कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहा जाता है। कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहा जाता है। वर्किंग कैपेसिटी, काम करने की क्षमता। आप कहते हैं ना, मेरे अंदर बड़ी ऊर्जा लग रही है, बड़ा उत्साह लग रहा है, मैं फला काम कर जाऊंगा, फला काम कर जाऊंगा, आज 8 घंटे पढ़ूंगा, आज 10 घंटे। कार्य करने की क्षमता ही ऊर्जा है। और ऊर्जा का विक्षोभ, एनर्जी डिस्टरबेंस, डॉक्टर कलाम का इस पर बहुत जोर था। ऊर्जा का विक्षोभ तरंग कहलाता है। ध्यान से सुनेंगे, ऊर्जा का विक्षोभ तरंग कहलाता है। एनर्जी डिस्टरबेंस, ऊर्जा का विक्षोभ तरंग कहलाता है। और 1 सेकंड में होने वाला ऊर्जा का विक्षोभ, 1 सेकंड में होने वाला, अभी समझाते हैं, सब समझ में आ जाएगा, पहले नोट करेंगे। 1 सेकंड में होने वाला ऊर्जा का विक्षोभ, 1 सेकंड में कितना एनर्जी डिस्टरबेंस होता है? 1 सेकंड में होने वाला ऊर्जा का विक्षोभ आवृत्ति कहलाता है। एनर्जी डिस्टरबेंस विद इन 1 सेकेंड आवृत्ति कहलाता है। 1 सेकंड में कितना एनर्जी का डिस्टरबेंस। देखिए एनर्जी डिस्टरबेंस क्या है, बहुत लोग डिस्टरबेंस का मतलब भटकाव समझ रहे होंगे। डिस्टरबेंस का मतलब एनर्जी रिलीज कितना हो रही है। ध्यान से सुनेंगे, जैसे डॉक्टर कलाम इसको ऐसे समझाते थे, मैं डॉक्टर कलाम की तरह से ही समझा देता हूं। डॉक्टर कलाम कहते थे, बड़े स्वप्न देखेंगे तो बहुत ज्यादा ऊर्जा का विक्षोभ होगा। जैसे आप आईएएस बनने का स्वप्न रखेंगे तो धीरे धीरे आईएएस बनने की क्षमता, आईएएस के लेवल की क्षमता विकसित होगी। और आप पीसीएस बनने का स्वप्न रखेंगे तो धीरे धीरे पीसीएस लेवल की, एसडीएम बनने तक की क्षमता का विकास होगा। क्लर्क बनना चाहेंगे, आपकी क्षमता और कम हो जाएगी। इंस्पेक्टर बनना चाहेंगे, दरोगा बनना चाहेंगे, आपकी क्षमता उतनी कमजोर हो जाएगी। इसलिए डॉक्टर कलाम कहते थे कि छोटा स्वप्न देखना पाप है। क्यों? क्योंकि वेव, जो तरंगे हैं, वो कम उत्पन्न होती हैं। जब आप जानते हैं, ध्यान से सुनेंगे, जब तरंगे, जब आप बड़े स्वप्न रखते हैं, जैसे आपने स्वप्न बनाया कि मैं आईएएस बनूंगा, तो धीरे धीरे आपकी क्षमता भी आईएएस के स्तर की हो जाती है, क्योंकि आईएएस का सिलेबस तैयार हो जाता है। आईएएस के जैसा सोचने, समझने, बोलने, लिखने, सबकी क्षमता का विकास होता है। जैसे आपने बाइक चलाने के बारे में सोचा, धीरे धीरे बाइक चलाने तक की क्षमता आ जाती है। साइकिल चलाना सोचते हैं, साइकिल चलाने की क्षमता आ जाती है। तो जो आप एनर्जी डिस्टरबेंस का मतलब है कि कितनी एनर्जी रिलीज हो रही है, किस ढंग से रिलीज हो रही है, और इसी के अनुसार जानते हैं, इसी के अनुसार सारा कैलकुलेशन है। तो देखिए दोबारा एक बार मैं साइंस के ढंग से समझाता हूं। देखिए, कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहा जाता है, ऊर्जा के विक्षोभ को तरंग। अब देखिए तरंग हमेशा साइन वेव को सामान्यतः फॉलो करती, सामान्यतः, बाकी तो अभी दिखाते हैं कैसे फॉलो करती। देखिए सामान्यतः ये साइन वेव को फॉलो करती, खासकर ट्रांसवर्स वेव तो ऐसे ही होती हैं। देखिए ये फ्रीक्वेंसी है और ये है टाइम। ये साइन वेव, देखिए ये क्या है, ये एक वेव है, तरंग है, ये तरंग है, एनर्जी डिस्टरबेंस है। अब 1 सेकंड में कितना एनर्जी डिस्टर्बेंस हुआ?
1 सेकंड में जितना एनर्जी डिस्टरबेंस हुआ उसी को फ्रीक्वेंसी कहा जाता है। और ऐसे सारे शब्दों को बनाया गया है। अब हो सकता है 1 सेकंड में इतना एनर्जी डिस्टरबेंस हो जाए, हो सकता है और भी ज्यादा एनर्जी डिस्टरबेंस हो जाए। तो इस आधार पर जानते हैं, उसकी माप की जाती है, उसकी समझ को विकसित किया जाता है। बात समझ रहे हैं? तो इस नाते बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, इसी नाते जो है चीजों को समझना होगा। आप जरा ध्यान से सुनेंगे, जैसे वेव, तरंग, तो ऊर्जा विक्षोभ। अब जरा समझेंगे सारा। ऊर्जा विक्षोभ, एनर्जी डिस्टरबेंस, एनर्जी, ऊर्जा विक्षोभ को तरंग कहा जाता है। अब देखिए, ऊर्जा विक्षोभ तरंग है, लेकिन अगर इन्हीं तरंगों का प्रयोग संचार के लिए किया जाए तो इसी को बैंड कहा जाता है। लेकिन उस सब पे बाद में आएंगे, पहले तरंग कितने प्रकार का है। देखिए, तरंग जो है 2 प्रकार की होती। एक मैकेनिकल वेव, जिसके चलने के लिए माध्यम चाहिए, मैकेनिकल वेव, यांत्रिक तरंगे। पहले सिंपल बंटवारा कर लिया जाए, यांत्रिक तरंगे और नॉन मैकेनिकल वेव। नॉन मैकेनिकल वेव, बहुत बहुत धन्यवाद फलक। नॉन मैकेनिकल, गैर यांत्रिक तरंगे, गैर यांत्रिक तरंगे। अब देखिए, यांत्रिक तरंगों में 2 प्रकार की तरंगे, लॉन्गिट्यूडनल वेव्स और ट्रांसवर्स वेव। लॉन्गिट्यूडनल वेव्स, अनुदैर्ध्य तरंगे, अनुदैर्ध्य तरंगे, और ट्रांसवर्स, अनुप्रस्थ तरंगे, ट्रांसवर्स, अनुप्रस्थ तरंगे। और यहां पर जैसे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, डिस्टरबेंस का मतलब रिलीज है। अभी सब समझ में आ जाएगा, बस पढ़ते जाइए, कुछ चीजें थोड़ा सा आगे समझ में आती हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, विद्युत चुंबकीय तरंगे, मतलब तरंग जानते ऊर्जा का ही एक रूप है। विद्युत चुंबकीय तरंगे, पहले सब बंटवारा लिखिए, अभी सब समझ में आएगा, रिवर्स करके समझाएंगे। फटाफट नोट करेंगे आप सभी लोग। देखिए, ऊर्जा के विक्षोभ को तरंग कहा जाता है। तरंग एक तरीके का क्या है, डिस्टरबेंस है। जैसे हवा, हवा क्या है, चक्रवात, आंधी, तूफान, हवा, ये सब तरंग ही है। देखिए, तरंग के माध्यम से ही ऊर्जा एक स्थान से दूसरे स्थान तक ट्रांसफर होती है। अभी लू चलती है, लू क्या है, सब हवाएं हैं, तरंगे हैं। लू एक तरीके से क्या है, हवा है, गर्म हवाएं हैं, ये गर्म तरंगे हैं। तो कहां कहां की ऊर्जा ला करके कर देती। जैसे आप थार के मरुस्थल में जो गर्मी है, लू चलने से वो गर्मी दिल्ली में आ जा रही है कि नहीं। दिल्ली पूरा प्रभावित हो रहा है, दिल्ली के आसपास मेरठ प्रभावित हो रहा है, आगरा प्रभावित हो रहा है, ये जो है रोहतक प्रभावित हो रहा है, चंडीगढ़ प्रभावित हो रहा है, देहरादून तक असर है, हरिद्वार प्रभावित हो रहा है, यहां नोएडा, गाजियाबाद, सोनीपत, पानीपत, बागपत, लोनी, फरीदाबाद, गुरुग्राम, सारा एरिया प्रभावित, पूरा उत्तर भारत प्रभावित हो रहा है। पूरा आप देखेंगे लखनऊ, उधर गोरखपुर, पटना, गया,
आप पूरे इस एरिया को देख सकते हैं, पूरा उत्तर भारत प्रभावित हो रहा। तरंगों के माध्यम से ही ऊर्जा एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाती है। ये तरंग ही देखिए, तरंगों के माध्यम से ही ऊर्जा एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाती है। तरंगों के माध्यम से ऊर्जा एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाती है। जैसे जब आप बातचीत करते हैं तो आपकी बातचीत, जैसे मैं बोल रहा हूं, आप तक कैसे पहुंच रहा है? तरंगों के माध्यम से। आप मुझे कैसे देख पा रहे हैं? ये सारा प्रसारित हो रहा है। ये डिजिटल बोर्ड पर जो कुछ लिखा जा रहा, प्रसारित हो रहा। मैं मार्कर से लिख रहा हूं, ये सब तरंगों के माध्यम से ही है। एनर्जी ट्रांसमिशन का एक मीडियम है, एक माध्यम है, एक वे है। अर्थात तरंग नहीं होते तो हम लोग एक दूसरे से जुड़े हुए नहीं होते। रीच मोर, टीच मोर, बहुत दूर तक पहुंचना, बहुत दूर तक पढ़ाना, ये सब कैसे संभव हुआ है? इस पूरी प्रक्रिया में आप देखेंगे इंटरनेट का एक बड़ा रोल है। इंटरनेट तरंगों के ऊपर ही चल रहा है, बैंड के ऊपर ही चल रहा है कि नहीं? एक पूरा उसका बैंड है, स्पेक्ट्रम है, तो उन सबको हम लोग कायदे से समझेंगे। तो देखिए, तरंग दो प्रकार की, एक यांत्रिक तरंगे जिनके चलने के लिए माध्यम की जरूरत होती, और ऐसी तरंगे जिनके चलने के लिए माध्यम की जरूरत नहीं होती। मतलब ये मीडियम में चलती हैं, और ये बिना मीडियम। सूर्य की किरणें पृथ्वी तक कैसे आ जाती हैं? प्रकाश क्या है? प्रकाश गैर यांत्रिक तरंगे हैं, नॉन मैकेनिकल है, जिसके लिए माध्यम की जरूरत ही नहीं है। आप देखिए, मैकेनिकल वेव, एक एक लिखते चलेंगे ताकि सब समझ, कई चीजें थोड़ा बाद में समझ आती हैं, घबराना नहीं है। मैकेनिकल वेव, यांत्रिक तरंगे, ऐसी तरंगे जिनके लिए माध्यम की आवश्यकता होती, ऐसी तरंगे जिनके चलने के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है, मीडियम चाहिए, जिनके चलने के लिए माध्यम की आवश्यकता होती, माध्यम की आवश्यकता होती है, जिनके चलने के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है, उन्हें यांत्रिक तरंगे कहा जाता है। उन्हें यांत्रिक तरंगे कहा जाता है। जिनके चलने के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है, उन्हें यांत्रिक तरंगे कहा जाता है। ऐसी तरंगे जिनके चलने के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है, उन्हें यांत्रिक तरंगे कहा जाता है। और इनमें दो तरीके की तरंगे हैं। अब देखिए, जिनके चलने के लिए माध्यम की जरूरत है, कोई माध्यम चाहिए, ठोस चाहिए, द्रव चाहिए, गैस चाहिए, कुछ चाहिए। लेकिन ये तरंगे भी, जिनको माध्यम चाहिए, ये भी दो प्रकार की होती। एक जो माध्यम के दिशा में चलती है, इन द पैरेलल डायरेक्शन ऑफ द मीडियम, जो माध्यम के समानांतर चलती है। और कुछ होती हैं जो माध्यम के लंबवत चलती हैं, परपेंडिकुलर चलती हैं। माध्यम ये है, ऐसे चलेंगे, ऊपर नीचे चलेंगे, ऊपर नीचे चलेंगी। अभी देखेंगे तो आपको समझ में आएगा सब। जैसे भूकंपीय तरंगों को अगर आप देखें तो भूकंप की तरंगों में दोनों प्रकार की तरंगे हैं, पी तरंगे और एस तरंगे। जो पी तरंगे हैं, प्राइमरी वेव्स हैं, वो तो लॉन्गिट्यूडनल है, वो माध्यम के समानांतर चलती हैं। और जो सेकेंडरी वेव्स हैं, वो जानते हैं माध्यम के लंबवत चलने लगती है। तो ऐसे बहुत प्रकार की हम लोग समझते हैं सारी चीजों को। पहले देखिए, अब ये जो माध्यम, जिनके चलने के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है, उन्हें यांत्रिक तरंगे, ऐसी तरंगे दो प्रकार की होती हैं। मैकेनिकल वेव्स दो प्रकार की, मैकेनिकल वेव, यांत्रिक तरंगे। लेकिन देखिए, मैं आपसे बातचीत कर रहा हूं, मैं आपको पढ़ा रहा हूं, यहां से आपको डिजिटल बोर्ड दिख रहा, मैं दिख रहा हूं, मैं चलता हुआ दिख रहा हूं, इधर उधर करता हुआ दिख रहा हूं, ये सब नॉन मैकेनिकल वेव से जाता है। इसके लिए माध्यम की जरूरत नहीं है। इसीलिए यहां से चंद्रमा पर भी भेजा जा सकता है प्रसारण।
और भी कहीं मंगल पे भी भेजा जा सकता है, अंतरिक्ष स्टेशन में भी भेजा जा सकता है कि नहीं? तो देखिए जैसे ये दो तरीके की तरंगे, जैसे लॉन्गिट्यूडनल वेव, अनुदैर्ध्य तरंगे, अनुदैर्ध्य, इसका नाम बड़ा खूबसूरत लगता, अनुदैर्ध्य तरंगे, वेव्स, तरंगे, और ट्रांसवर्स, अनुप्रस्थ तरंगे, ट्रांसवर्स वेव्स, अनुप्रस्थ तरंगे, अनुप्रस्थ तरंगे। अब देखिए अनुदैर्ध्य तरंगे ये माध्यम के समानांतर चलती है, ये तरंगे माध्यम के पैरेलल चलती, माध्यम के समानांतर चलती, समानांतर, पैरेलल, माध्यम के समानांतर चलती है, और ये तरंगे माध्यम के लंबवत चलती है, ये माध्यम के लंबवत चलती है। पहले लिख लें, ये तरंगे माध्यम के लंबवत, परपेंडिकुलर, नॉर्मल, माध्यम के लंबवत चलती, ये तरंगे माध्यम के लंबवत चलती। नोट करेंगे, अब देखिए जैसे पहला देखिए जो माध्यम के जो समानांतर चलती है, अब इसका एग्जांपल लेंगे इसलिए इसको ऊपर लिखेंगे, जो माध्यम के समानांतर चलती है, कभी डेंसर हो जाती हैं, कभी रेयरर हो जाती है, कभी डेंसर हो जाती हैं, कभी रेयरर हो जाती है। तो लॉन्गिट्यूडनल वेव्स, अनुदैर्ध्य तरंगे, ये माध्यम के, देखिए कभी डेंसर हो जाती है, कभी रेयरर हो जाती, कभी डेंसर हो जाती है, कभी रेयरर हो जाती, कभी डेंसर हो जाती है, कभी रेयरर हो जाती, कभी डेंसर हो जाती है, कभी रेयरर हो जाती। ये माध्यम की दिशा में चल रही है, ये माध्यम की दिशा में चल रही है, चूंकि 2D है इसलिए आपको ऐसा लग, देखिए जब ऐसे चलती हैं तरंगे, जैसे मैं बोल रहा हूं तो ये ध्वनि तरंग निकल रही है। ध्वनि तरंग कैसी? अनुदैर्ध्य है। जैसे मान लीजिए मैं बोलूंगा और आप क्लास, ये ऑफलाइन क्लास होती तो क्या होती, जिधर मैं बोलता उधर ज्यादा सुनाई देती, क्योंकि ये माध्यम के समानांतर, पीछे लोगों को हो सकता ना सुनाई दे, ऐसा हो सकता है। तो अब देखिए ये है टेंसर, ये सघन है, ये रेयरर है, ये बिरल है, ये सघन है, डेंसर, और ये बिरल है, रेयरर है, ये बिरल, ये डेंसर है, ये सघन है, ये बिरल है, रेयरर है। सघन बिरल, इस तरीके से ये चलती। जैसे आप देखिए ध्वनि तरंगे हैं, जैसी ध्वनि तरंगे, या भूकंप जहां से उत्पन्न होता है वहां से जो उत्पन्न तरंगे हैं, प्राइमरी वेव्स, भूकंप की प्राथमिक तरंगे, भूकंप की प्राइमरी वेव्स, प्राथमिक तरंगे, भूकंप की प्राथमिक तरंगे। अच्छा, ये तरंगे जानते, ठोस, द्रव और गैस तीनों माध्यमों में चलती, ठोस, द्रव, गैस,
तीनों माध्यमों में चलती, तीनों माध्यमों में चलती है। गैस में तो चलती है नहीं, अगर चलती तो आवाज कैसे जाती। ये पूरा वायुमंडल क्या है, ये सब गैस है, मीडियम होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ गैसियस मॉलिक्यूल्स है। तो ये ठोस द्रव गैस तीनों माध्यमों में चलती है। माध्यम का मतलब जैसे कोई भी, ये माध्यम ही है जिसपे मैं पढ़ा रहा हूं, ये क्या है, दिस इज द मीडियम, है कि नहीं। जैसे ठोस है, माध्यम कितना होता है भाई, जितने पदार्थ के भौतिक रूप हैं, ठोस, द्रव, गैस, प्लाज्मा, बोस, आइंस्टीन, कंडेंसेट, ये माध्यम है कि नहीं। पदार्थ, पदार्थ ही माध्यम होता है। जैसे मैं इधर से अगर मान लीजिए गर्म करूंगा तो ये हमारा शरीर माध्यम हो गया, इधर से गर्म होगा पीछे भी गर्मी धीरे धीरे, इधर से कूल होगा पीछे भी कूलिंग लगेगी। कार्डियोलॉजी में नहीं यूज होता, कार्डियोलॉजी में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का प्रयोग होता है। कार्डियोलॉजी, एमआरआई, सीटी स्कैन में ये सब नहीं यूज होता। ऐसे कहीं ऐसे बनाने से मत सोच लीजिएगा, ये हार्ट का फिगर नहीं है, ये कार्डियोलॉजी, ये हार्ट का, हार्ट की पंपिंग नहीं है, हार्ट बीट नहीं है, ये एक तरंग का ऐसे फिगरिंग किया गया, फिगर बनाया गया। छोटी नीतीश, बात समझ रहे हैं। लॉन्गिट्यूडनल, अब देखिए ट्रांसवर्स, ट्रांसवर्स वेव्स, अनुप्रस्थ तरंगे, अनुप्रस्थ तरंगे। अब देखिए ये माध्यम के लंबवत चलती हैं, जैसे देखिए ये माध्यम के लंबवत चल रही हैं, ये माध्यम, ये देखिए ये लंबवत, ये यहां दिख रहा होगा कैसे लंबवत, देखिए ऐसे, जब माध्यम के ऐसे लंबवत चलती, जब माध्यम की दिशा में ऐसे ऐसे चलती है, ये तो माध्यम की दिशा थी, ये समानांतर हो गई, लेकिन जब माध्यम के ऐसे लंबवत चल रही, टकरा के ऊपर नीचे चल रही, ये ऊपर नीचे ऊपर नीचे, ये माध्यम के लंबवत या ऊपर नीचे, यह माध्यम के लंबवत चलती हैं, अर्थात ऊपर नीचे चलती, अर्थात ऊपर नीचे चलती, अर्थात ऊपर नीचे चलती। अब देखिए ये फ्रीक्वेंसी है, अब देखिए ये माध्यम के इधर भी है, 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 ये साइन वेव को, जनरली साइन कर्व को फॉलो करने लगती, ये माध्यम के लंबवत चलती। बात समझ रहे हैं। ये तरंगे केवल ठोस माध्यम में चलती, यह तरंगे केवल ठोस माध्यम में चलती हैं, द्रव और गैस में नहीं चलती, केवल ठोस माध्यम में चलती हैं, द्रव और गैस में नहीं चलती, द्रव और गैस, गैस में नहीं चलती। तो द्रव और गैस में ये नहीं चलती, खाली ठोस माध्यम में चलती। जैसे भूकंप में जो दूसरी वाली, देखिए भूकंप की कुल 4 तरंगे होती, जैसे पी तरंगे, यस तरंगे, पी या सेकेंडरी, है कि नहीं। इसके बाद जो टर्सरी है जिसमें सरफेस वेव है, लोब वेव है कि नहीं, ये सब अलग तरंगे, यल और सब देख रहे हैं। अब देखिए ये जब भूकंप देखेंगे तो बाद में देखिए, जैसे भूकंप की सेकेंडरी वेव, द्वितीयक तरंगे, भूकंप की द्वितीयक तरंगे, तो भूकंप की द्वितीयक सेकेंडरी वेव्स, यस वेव, भूकंप की द्वितीयक तरंगे, या जब कोई पत्थर वगैरह आप मारते हैं तो समुद्रों में, जलीय भूभाग में ऊपर चलने वाली कंकड़ पत्थर मारने से जो तरंगे उत्पन्न होती, जलीय भाग की सतह पर
चलने वाली तरंगे जली भाग की सतह पर जब तरंगे चलती हैं। प्रकाश तरंगों को कभी एग्जाम्पल इसके अंदर मत लिया करिए। प्रकाश तरंगे ऐसी तरंगे नहीं होती। प्रकाश तरंगे तो बिना माध्यम के आती हैं। हाँ, लेकिन माध्यम में अगर प्रकाश तरंगे इंटर करती हैं तब ऐसे ही चलती हैं। इसलिए मैं जानबूझ के एग्जाम्पल नहीं ले रहा हूं, कम कम एग्जाम्पल ले रहा हूं ताकि आपका कहीं कंफ्यूजन ना हो। ये सारा क्लियर होने पे आपका सब क्लियर हो जाएगा। अब देखिए, नॉन मैकेनिकल वेव्स जिनके लिए माध्यम की जरूरत नहीं होती, नॉन मैकेनिकल वेव, गैर यांत्रिक तरंगे, गैर यांत्रिक तरंगे, ऐसी तरंगे जिनके लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती। जल में ट्रांसवर्स वेव होता है लेकिन सतह पर। जल में ट्रांसवर्स वेव, जल में ट्रांसवर्स वेव केवल सतह पर हो सकता है, सामान्यतः जानते हैं नहीं होता है। हाँ, वाटर में केवल लॉन्गिट्यूडनल होता है, सतह के ऊपर हो सकता है। लेकिन जानते हैं आप, चूंकि आप सतह में कहूंगा तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे, इसलिए मान लीजिए कि नहीं चलता पानी में। इसीलिए जानते हैं भूकंप की तरंगे पानी में विलीन हो जाती हैं। अभी समझ आ जाएगा। इसलिए जल में ट्रांसवर्स वेव नहीं होता है, बिल्कुल समझ लीजिए नहीं होता है। जिनके लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती, जिनके लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती, जिनके लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती, जैसे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, जैसे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, जैसे विद्युत चुंबकीय तरंगे, विद्युत चुंबकीय वेव्स तरंगे, पहले नाम लिख लीजिए। जैसे गामा रेस, गामा रेस, गामा किरणें, गामा किरणें, एक्स रेस, एक्स किरणें, एक्स किरणें, अल्ट्रा वायलेट, ज्यादा वायलेट किरणें, यूवी वेव्स, इसको ज्यादा वायलेट कहा जाता है, बहुत लोग पराबैंगनी भी बोलते हैं। अल्ट्रा, अल्ट्रा माने ज्यादा, अल्ट्रा वायलेट वेव्स, ज्यादा बैगनी, ज्यादा या अधिक बैगनी या पराबैंगनी ही लिख लीजिए, पराबैंगनी तरंगे, है कि नहीं। वेव से लिखिए नहीं तो आप कंफ्यूज होंगे, इसलिए गामा वेव, सब में वेव शब्द लिख दीजिए। वेव या रेज एक ही बात है। या चलिए मैं एक सिंपल लिख देता हूं पहले, क्योंकि इसमें इतनी जगह नहीं है। जैसे हमने लिख दिया गामा, गामा रेज, रेज रेज के समूह को ही वेव कहा जाता है। अभी बहुत लोग कंफ्यूज ना हो। देखिए ये एक्स रेज, ये यूवी
रेज है, ये विजिबल है। छोटे छोटे टर्म्स नहीं मालूम होने से कई बार कंफ्यूजन होता है। ये इंफ्रारेड है, इंफ्रा माने कम, रेड माने लाल, कम लाल तरंगे हैं, बहुत लोग अवरक्त किरणें कहते हैं इसे। सार्ट रेडियो या माइक्रोवेव भी इनको कहा जाता है, माइक्रोवेव। और ये देखिए लॉन्ग रेडियो है, अभी फुल फॉर्म सहित अगले पेज पे लिखेंगे। तो ये देखिए गामा किरणें हैं, इसके हिंदी में भी नाम लिख लीजिए। देखिए ये गामा किरणें, गामा किरणें, किरणों के समूह को तरंग कहा जाता है। ये देखिए है एक्स किरणें, ये देखिए अल्ट्रा वायलेट है, ज्यादा वायलेट, पराबैंगनी, पराबैंगनी किरणें। और ये दृश्य तरंगे, दृश्य किरणें, दृश्य किरणें हैं। और ये ज्यादा बैगनी है, सॉरी इंफ्रारेड है, कम लाल तरंगे, इनको अवरक्त भी कहा जाता है। अवरक्त किरणें, अव माने कम, रक्त माने लाल, चाहे कम लाल लिख लीजिए या अवरक्त, एक ही बात है। ये शार्ट रेडियो, लघु रेडियो, लघु रेडियो। और ये दीर्घ रेडियो, लॉन्ग रेडियो, दीर्घ रेडियो, लॉन्ग रेडियो। अभी एक पूरा चार्ट बनाएंगे। 6 नंबर पर है शार्ट रेडियो या माइक्रोवेव, शार्ट रेडियो या माइक्रोवेव है। देखिए मैं यहां लिख देता हूं, इससे आपको क्लियर रहेगा। देखिए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, जैसे देखिए यहां पर आपको साफ साफ दिखेगा गामा रेज, गामा किरणें। ऐसे एक बार देख लीजिए कहीं अगर दिक्कत हो रही है। एक्स रेज, एक्स किरणें, अल्ट्रा वायलेट, ज्यादा वायलेट तरंगे या पराबैंगनी, पराबैंगनिक किरणें। विजिबल रेज, दृश्य किरणें, दृश्य किरणें। इसके बाद कम लाल, इंफ्रारेड, कम लाल इंफ्रारेड रेज है, इनको अवरक्त कहा जाता है, अवरक्त किरणें। और छठे नंबर पर देखिए शार्ट रेडियो, शार्ट रेडियो, इनको कहा जाता है लघु रेडियो, लघु रेडियो को ही माइक्रोवेव भी कहा जाता है, इनको माइक्रोवेव भी कहा जाता है। माइक्रोवेव, सूक्ष्म तरंगे, ये दोनों नाम चलता है, सूक्ष्म तरंगे। और 7वें नंबर पर देखिए, 7वें नंबर पर ये लॉन्ग रेडियो है, इसको देखिए मैं यहां लिख देता हूं। 7वें नंबर पर लॉन्ग रेडियो, लॉन्ग रेडियो, दीर्घ रेडियो। अभी सारे को एक एक का पहले परिचय लिया जाए, एक एक को समझा जाए, फिर सारे का इकट्ठा चार्ट बना देंगे। किसका फ्रीक्वेंसी ज्यादा है, कौन कैसे है, किसकी एनर्जी ज्यादा है, किसका वेवलेंथ ज्यादा, सब पता चल जाएगा। पहले यहां से शुरुआत हम लोग करेंगे, तो एक एक चीज को लिखते और समझते हुए चलेंगे।
अब देखिए, सबसे पहले आप गामा रेस को देखें। पहले नंबर पे लिखें गामा रेस, गामा किरणें। गामा रेस, देखिए ऐसी किरणें जिनकी वेवलेंथ 10⁻⁻14 से 10⁻⁻10 मीटर के बीच पाई जाए। ये वेवलेंथ है, वेवलेंथ के आधार पर ही जनरली डिफाइन किया जाता है तरंग दैर्ध्य। सब में सघन विरल, ठोस में क्यों नहीं होगा सघन विरल? किसी ठोस को दबा सकते, ये हाथ को ऐसे दबा सकते, ये ठोस है दबा सकते। सघन विरल सब जगह होता है। विपिन शाह, देखिए ऐसी तरंगे, ठोस में तो और ज्यादा सघन विरल है, ऐसी तरंगे जिनकी वेवलेंथ 10⁻⁻14 से 10⁻⁻10 के बीच पाई जाए, के बीच पाई जाती है, उन्हें गामा रेस कहा जाता है। इसके बीच जिसकी फ्रीक्वेंसी नहीं बल्कि वेवलेंथ होती, इसके बीच जिनकी वेवलेंथ होती, तरंग दैर्ध्य होती है, उसी को गामा किरण कहा जाता है। अब देखिए यूज, उपयोग, अभी पिछला चैप्टर हम लोग यही पढ़ रहे थे, गामा रेज का ही गामा रेज से ही न्यूक्लियर रिएक्टर में ऊर्जा बनती है, गामा रेज से ही परमाणु बम में ऊर्जा निकलती विनाश होता, हाइड्रोजन बम में ऊर्जा निकलती विनाश होता। देखिए नाभिकीय रिएक्टर में ऊर्जा उत्पन्न करने में एटम बम, हाइड्रोजन बम, एटम बम, हाइड्रोजन बम की ऊर्जा गामा रेज के रूप में ही निकलती है। इसके अलावा आइसोटोप से जो ऊर्जा, आइसोटोपिक थेरेपी करते हैं, न्यूक्लियर मेडिसिन, नाभिकीय चिकित्सा, आइसोटोपिक समस्थानिक चिकित्सा में, आइसोटोपिक थेरेपी में, आइसोटोपिक थेरेपी जिसको न्यूक्लियर मेडिसिन कहा जाता है, नाभिकीय चिकित्सा, समस्थानिक चिकित्सा, समस्थानिक थेरेपी में, जिसको रेडियोथेरेपी या न्यूक्लियर मेडिसिन भी कहते हैं आप, जैसे कोबाल्ट 60 है, सीजियम 137 है, आयोडीन 131 है, आयोडीन 137 है, न्यूक्लियर मेडिसिन, नाभिकीय चिकित्सा, ये सब गामा किरणों के माध्यम से होता है। देखिए गामा किरणों का बहुत ज्यादा रोल है। तो ये गामा किरणें जिनकी वेवलेंथ, तरंग दैर्ध्य इसके बीच होती है। ये पहली तरंग है, फटाफट नोट कर लें। अब दूसरा एक्सरे, एक्स किरणें, एक्स किरणें जिनकी तरंग दैर्ध्य, वेवलेंथ आपको याद होनी चाहिए सबकी, जिनकी तरंग दैर्ध्य 10⁻⁻10 मीटर से 10⁻⁻8 मीटर के बीच पाई जाती, इसके बीच जिनकी तरंग दैर्ध्य हो वही एक्स किरणें हैं। और आप सभी लोग जानते होंगे एक्स किरणों की खोज के लिए ही पहला नोबेल पुरस्कार फिजिक्स का दिया गया। किसको दिया गया? रांटजन ने एक्स किरण की खोज की थी। रांटजन
के द्वारा, ये बहुत फेमस है, ये जरूर मालूम होना चाहिए, रॉन्टजन के द्वारा एक्सरे रेज की खोज की गई, खोज की गई। फिजिक्स का पहला नोबेल पुरस्कार, फिजिक्स का पहला नोबेल प्राइज, फिजिक्स का पहला नोबेल प्राइज 1901 में एक्स किरणों की खोज के लिए, खोज के लिए रॉन्टजन को दिया गया। एक्स किरणों की खोज के लिए रॉन्टजन को दिया गया। न्यूक्लियर मेडिसिन का एग्जाम्पल जैसे आयोडीन 131 है, आयोडीन 137 है, कोबाल्ट 60 है। अभी दोबारा वापस कर देते हैं, पहले इसको नोट कर लीजिए फिर पीछे पलट देंगे। एक्स किरणों का बहुत व्यापक उपयोग होता है। एक दो उपयोग तो आप जानते हैं, जैसे बहुत लोगों की हड्डियां टूट जाती हैं, शरीर में कोई टूट फूट हो जाती है तो एक्सरे करवाते हैं। एक्सरे से शरीर के अंदर टूट फूट का पता चलता, मतलब हड्डियों की टूट फूट का पता लगाने के लिए एक्स किरणों का प्रयोग करते हैं। ये तो बहुत लोगों का पता है, इसका मतलब चिकित्सीय उपयोग मालूम है। लेकिन बहुत सारा इंडस्ट्रियल यूज है, औद्योगिक उपयोग होता है। मान लीजिए कोई अपने ट्रक में छिपा करके कोई सामान ले जा रहा है, वो सामान कैसा है, अब अधिकारियों को कैसे पता चलेगा? ट्रक, या तो सारा ट्रक से सामान उतरवाएं तो पता किया जा सकता है क्या है, या जानते हैं जमीन के नीचे कौन सी चीज है नहीं है। एक्सरे करने पर बहुत सारा खनिजों का भी पता चलता है, बहुत सारी चीजों का पता लगाया जाता है। अब देखिए उपयोग में, अगर यूज में देखें आप, तो एक तो चिकित्सीय उपयोग, मेडिसिनल यूज है, चिकित्सीय उपयोग, जैसे हाथ पैर टूटने पे, हड्डियां टूटने पर, हड्डियां टूटने पर एक्सरे। अच्छा, इसके अलावा इसका जानते हैं औद्योगिक उपयोग, इंडस्ट्रियल यूज, बहुत सारा औद्योगिक उपयोग, इंडस्ट्रियल यूज है, बहुत सारे सामान के अंदर क्या है क्या नहीं है सब पता लगाने में। इसके अलावा जानते हैं मिनरल प्रोस्पेक्टिव में, खनिजों का पता लगाने में भी, नीचे जमीन के नीचे खनिज का पता लगाने में, चट्टानों के बारे में, चट्टानों के अध्ययन में, चट्टानों के अध्ययन में कौन कठोर है, हल्का चट्टान है। और इसके पीछे देखिए हम लोग ये पढ़ रहे थे, गामा रेस को पढ़ रहे थे। गामा रेस का नाभिकीय रिएक्टर में, एटम बम में ऊर्जा, हाइड्रोजन बम में ऊर्जा, और आइसोटोपिक थेरेपी, न्यूक्लियर मेडिसिन, रेडियोथेरेपी या आइसोटोपिक थेरेपी या न्यूक्लियर मेडिसिन, जो भी आप कह लें। अब देखिए तीसरा, तीसरा
अल्ट्रावायलेट यूवी रेज, जिसको आप कहते हैं पराबैंगनी किरणें। देखिए, अल्ट्रा माने ज्यादा और वायलेट माने बैगनी रेस। अधिक बैगनी तरंगे या किरणें, अधिक बैगनी किरणें, या अधिक बैगनी कहिए या ज्यादा बैगनी कहिए, या इसी को बहुत लोग पराबैंगनी भी कहते हैं, है कि नहीं? इसलिए मैंने वही लिख दिया जो सामान्यतः बोला जाता है। अब जिनकी वेवलेंथ 10⁻⁻8 मीटर से लेकर के, ध्यान से सुनेंगे, 3 × 9 × 10⁻⁻7 मीटर के बीच पाई जाती। फटाफट लिखेंगे। या बहुत लोग ऐसे भी लिखते हैं इसको कि 10⁻⁻8 मीटर से 10⁻⁻7 मीटर के बीच, लेकिन एग्जैक्ट डिजिट यही है। जिनकी इनके बीच पाई जाती है उसे ज्यादा बैगनी तरंगे कहते हैं। यूज अगर आप देखेंगे तो इसका बहुत ज्यादा यूज है। आप सभी लोग जानते हैं ट्यूबलाइट में जो रोशनी आ रही है वो अल्ट्रावायलेट रेज के कारण है। जब हम लोग लाइट चैप्टर पढ़ेंगे उसके आगे तो आपको समझाएंगे। सीएफएल में भी यही निकल रहा है। तो देखिए, ट्यूबलाइट में प्रकाश उत्पन्न करने में, सीएफएल में प्रकाश उत्पन्न करने में, इसके अलावा फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में, प्रकाश विद्युत प्रभाव में, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, ये भी सब आप पढ़ेंगे आगे। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, प्रकाश विद्युत प्रभाव में, प्रकाश विद्युत प्रभाव की घटना में, इसके अलावा बैक्टीरिया मारने में। आपके घरों में एक्वागार्ड होगा, पानी छानने वाला, जिसको आरओ बोलते हैं। आरओ में देखेंगे आरओ प्लस यूवी वेव लिखा होता है। तो पानी में जीवाणुओं, विषाणुओं, कीटाणुओं को मारने में, तो जीवाणुओं, विषाणुओं, कीटाणुओं को मारने में, जीवाणुओं, विषाणुओं, यद्यप सारा मरता नहीं फिर भी कोशिश की जाती, जीवाणुओं, विषाणुओं, कीटाणुओं को मारने में, जीवाणुओं, विषाणुओं, कीटाणुओं को मारने में, जैसे नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4। इसके अलावा इसका औद्योगिक उपयोग भी किया जाता है। बहुत सारे सामान ओमान की भी पहचान करने में भी। यही इतना लिखे काफी है। अब देखिए, इसके बाद जो तरंगे हैं वो विजिबल रेज है। तो ये आपने नोट कर लिया होगा। अब चौथा देखिए, विजिबल रेज, विजिबल रेज, दृश्य तरंगे, जिनकी वेवलेंथ आपको याद रखनी होगी। जिनकी वेवलेंथ 3.9 × 10⁻⁻7 मीटर से 7 × 8 × 10⁻⁻7 मीटर के बीच पाई जाती, जिनकी वेवलेंथ इसके बीच पाई जाती। अब इसको देखिए, अगर एंगस्ट्रॉम में लिखेंगे तो ये एक इधर बढ़ाएंगे। देखिए, अगर इसमें 1000 से गुणा कर दें आप
तो इतना आ जाएगा। एंगस्ट्रॉन भी लिख सकते हैं ऐसे, और इसको लिखना है तो ये एंगस्ट्रॉन का मतलब क्या होता है, 10⁻⁻10 मीटर, और इसमें देखिए 1000 से गुणा कर दिया गया। इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, एंगस्ट्रॉन। देखिए एंगस्ट्रॉन बराबर होता है 10⁻⁻10 मीटर, और हमने कहा इतना एंगस्ट्रॉन, तो दिखा रहे हैं आपको, इतना एंगस्ट्रॉन कहा इंटू 10⁻⁻10 मीटर। तो अब देखिए ये 2 जीरो हटा दीजिए तो 8 हो जाएगा, और यहां पॉइंट कर दीजिए। इसका मतलब अगर हम ऐसे लिख दें तो ये क्या हो जाएगा, 10⁻⁻7 मीटर। यही सेम चीज है यहां पे। हम मेट्रो स्टेशन पे भी चेकिंग के लिए एक्सरे का प्रयोग करते हैं, लेकिन अब तो और सारी चीजों का प्रयोग, बहुत सारी चीज, लेजर का प्रयोग होता है, इसलिए मैंने लिखवाया नहीं फिजा खान। अब लेजर का प्रयोग करता है, लेजर तरंगों का प्रयोग होता है, वो सब चीज पहचान लेती है आपके अंदर क्या है। अब जो मेट्रो स्टेशन पर होता है वो लेजर वेव्स का उपयोग होता है, वो आपको लाइट चैप्टर में पढ़ाएंगे। इसका मतलब विजुअल रेस, अब देखिए इसी रेंज में ही, इसी तरंग दैर्ध्य के रेंज में ही वस्तुएं दिखाई देती, इसी रेंज में ही वस्तु दिखाई पड़ती है, उजाला लगता है, उजाला दिखाई पड़ता है, उजाला दिखाई पड़ता है। वस्तुओं को देखने के लिए जानते हैं हम सभी लोग, सभी मनुष्य केवल इसी प्रकार की तरंगों को ही देख पाते, तो मनुष्य सिर्फ इसी प्रकार की तरंगों को देखने में सक्षम होते। सभी मनुष्य केवल इसी प्रकार की तरंगों को देखने में सक्षम होते। सभी मनुष्य केवल इसी प्रकार की तरंगों को देखने में ही सक्षम होते। और आप जानते हैं चंद्रशेखर वेंकट रमन ने इसी पे काम किया, विजुअल रेज। ये 3.9 इंटू 10⁻⁻7 मीटर से 7.8 इंटू 10⁻⁻7 मीटर, इनके बीच इसमें होता है। अब देखिए चंद्रशेखर वेंकट रमन ने, चंद्रशेखर, उनको नोबेल पुरस्कार इसी काम के लिए मिला है। वेंकट रमन ने जब रमन इफेक्ट की खोज की, रमन प्रभाव की खोज की, तो देखा कि ये तरंगे जो है ये 7 तरंगों से मिलकर बनी है, ये 7 तरंगों से मिलकर बनी हुई हैं। ये 7 तरंगों से, वायलेट, ये जो विजुअल रेज है ये 7 तरंगों से, वायलेट, बैगनी, इंडिगो, जम्बुकी, जामुन जैसे, ब्लू, ये तीनों को लगभग एक जैसा माना जाता है। ब्लू नीला, ग्रीन हरा, येलो पीला, ऑरेंज नारंगी, और रेड लाल। प्रकाश में जो दृश्य तरंगे हैं ये 7 रंगों से मिलकर बनी हुई है। दृश्य तरंगे 7
रंगों की किरणों से मिलकर बनी, की किरणों से मिलकर बनी है। ये 7 रंगों की किरणों से मिलकर बनी। इसी खोज के लिए, इसी रमन इफेक्ट जो ये है, इसमें स्कैटरिंग ऑफ लाइट, इसमें स्कैटरिंग ऑफ लाइट की पूरी खोज हुई और इसी के लिए इनको 1930 में नोबेल पुरस्कार दिया गया। 1930 में नोबेल प्राइज दिया गया। और 28 फरवरी 1928 को इन्होंने खोज की थी और इसीलिए 28 फरवरी को विज्ञान दिवस मनाया जाता है। जिस दिन इस खोज को उन्होंने किया, ये खोज जानते कब हुई थी? 28 फरवरी 1928। इसी खोज के याद में 28 फरवरी को विज्ञान दिवस मनाया जाता है। बात समझ रहे हैं? ये विजिबल रेज ही है, नोट कर लें। फटाफट नोट करेंगे आप सभी लोग। तो आप देखिए, देखिए इसी खोज के नाते 28 फरवरी को भारत सरकार ये विज्ञान दिवस मनाया जाता है। विज्ञान दिवस 28 फरवरी साइंस डे कहा जाता है। साइंस डे ये इसी के याद में 28 फरवरी 1928 को रमन इफेक्ट, जो विबजार की खोज हुई, स्कैटरिंग ऑफ लाइट, और इसी आप ऐसे जानते हैं भारत में जैसे 15 सितंबर को क्या मनाया जाता है? इंजीनियरिंग डे। ये डॉक्टर मोक्ष मुंडम विश्वेश्वरैया सर का ये अभियांत्रिकी दिवस है, इंजीनियरिंग डे, अभियांत्रिकी दिवस है, इंजीनियरिंग डे है। इसी तरीके से 22 दिसंबर को मनाया जाता मैथमेटिक्स दिवस, ये गणित दिवस, मैथमेटिक्स डे मनाया जाता। और ये 29 जून को मनाया जाता सांख्यिकी दिवस, स्टैटिस्टिक्स डे। सांख्यिकी दिवस, ये रामानुजम का जन्मदिन है, श्रीनिवास रामानुजम। ये मोक्ष मुंडम विश्वेश्वरैया सर का जन्मदिन है। ये प्रशांत चंद्र सर का जन्मदिन है, प्रशांत चंद्र महालनोबिस। तो ये बिबजार है। अब बिबजार में भी देखेंगे आप, जैसे देखिए बिबजार, अगर इधर जाएंगे तो वेवलेंथ बढ़ती, वेवलेंथ बढ़ती, और इधर जाएंगे तो फ्रीक्वेंसी बढ़ती, और जिधर फ्रीक्वेंसी बढ़ती है उधर ही ऊर्जा बढ़ती है। इधर ही जाने पे ऊर्जा बढ़ती और इधर ही जाने पे स्कैटरिंग क्षमता, ये सब भी आगे पढ़ेंगे आप, स्कैटरिंग। अब देखिए E बराबर एच न्यू होता है, तो ये फ्रीक्वेंसी है और ये लैम्डा है। तो जिधर फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी, अगर ये बढ़ेगी तो ये बढ़ेगी, इसलिए एनर्जी बढ़ेगी, और एनर्जी बढ़ेगी तो प्रकीर्णन की क्षमता भी बढ़ेगी। तो देखिए ये लाल रंग है, इसकी वेवलेंथ सबसे जानते ज्यादा है, ये लाल रंग है, लेकिन सबसे करीब है, ऊर्जा सबसे कम। ये नारंगी है, ये पीला है, ये हरा है,
ये नीला है, जम्बुकी है, बैगनी। तो इस साइड जाएंगे तो देखिए एनर्जी, इस लाल रंग की एनर्जी सबसे कम होती, इसकी ऊर्जा सबसे कम होती, इसलिए गरीबों का प्रतीक माना जाता है। इसकी ऊर्जा सबसे कम होती है, इसीलिए कम्युनिस्टों ने लाल झंडा लाल टोपी बनाया, समाजवादियों ने, कम्युनिस्टों ने लाल झंडा लाल टोपी, ये गरीबों की निशानी मानी जाती। और इस तरफ अमीरी, क्योंकि इधर देखिए एनर्जी बढ़ रही, इसकी देखिए, इसकी ऊर्जा सबसे ज्यादा, इसकी ऊर्जा, ये अमीरों की निशानी, इसकी ऊर्जा सबसे ज्यादा है। इसीलिए आप देखेंगे कि यहां ब्लू, ये तीनों, जैसे संयुक्त राष्ट्र ने अपना झंडा क्या बनाया, नीला झंडा बनाया, नीला झंडा नीली टोपी, है कि नहीं। सब लोग समझ पा रहे हैं। अगर मैं पूछूं कि निम्न में से किसकी ऊर्जा, निम्न में से किसकी ऊर्जा सबसे कम है, मैंने कहा कि नारंगी, फिर मैंने कहा कि पीला, फिर मैंने कहा कि नीला, और फिर हमने कहा कि हरा। अब बताइए, ये जब तक आप जानते नहीं रहेंगे कर नहीं पाएंगे। अब देखिए जैसे बिबजार है, ये आपको याद रहेगा तो कर ले जाएंगे। अब देखिए इधर ऊर्जा बढ़ती है, क्यों ऊर्जा बढ़ती, क्योंकि इधर ही फ्रीक्वेंसी बढ़ती है। अब देखिए इसमें ऑप्शन क्या है, जैसे देखिए ये नारंगी है, ये ऑरेंज, देखिए ये ऑरेंज है, तो इसी के जानते सबसे कम है, तो ए ऑप्शन इज राइट, यही ए ऑप्शन सही है, क्योंकि बाकी तो सब इस तरफ के। किसकी आवृत्ति ज्यादा, फ्रीक्वेंसी, किसकी आवृत्ति अधिक अधिक है, फ्रीक्वेंसी। बैगनी, लाल, पीला, नीला, बताइए किसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा है। वेरी गुड, ए इज राइट, क्योंकि इधर देखिए, इधर ही फ्रीक्वेंसी ज्यादा, इधर ही एनर्जी ज्यादा। कब से लाल की आवृत्ति होने, लाल की सबसे कम फ्रीक्वेंसी होती है, ये फ्रीक्वेंसी लिखी हुई है, ए इज राइट। अरे लाल की फ्रीक्वेंसी सबसे कम, सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी इसकी है, देखिए फ्रीक्वेंसी इस साइड बढ़ रही, वो वेवलेंथ लाल की ज्यादा है, ये देखिए इसकी ज्यादा है, इसकी लाल की सबसे कम, सबसे कम फ्रीक्वेंसी।
और ये सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी, सबसे अधिक फ्रीक्वेंसी। तो देखिए हम लोगों ने 4 देख लिया था विजुअल, अब विजुअल के बाद देखिए इंफ्रारेड, 5वां इंफ्रारेड, कम रेड, इंफ्रारेड रेज, इंफ्रारेड रेज। इंफ्रा माने होता है कम, रेड माने लाल, कम लाल किरणें। कम लाल किरणों को ही बहुत लोग अवरक्त कहते हैं। अव माने कम होता है, ये ज्यादा शुद्ध हिंदी हो गई। और रक्त, लाल को रक्त, अवरक्त किरणें भी इसको बोल सकते हैं, कम लाल किरणें, जिनकी फ्रीक्वेंसी 7.8 इंटू 10⁻⁻7 मीटर से 10⁻⁻3 मीटर के बीच पाई जाती, उन्हीं को इंफ्रारेड वेव्स कहा जाता है। इन्हीं का वेवलेंथ इनके बीच होता है। तो इंफ्रारेड, इंफ्रारेड का बहुत ज्यादा यूज है। जब हम लोग किसी का हाथ पकड़ते हैं तो हाथ में गर्मी कैसे महसूस होती है? जब आप कोई चीज आंच पे जाते हैं, चूल्हे पे जाइए, तो आपको गर्मी कैसे लगती है? आजकल लू लगता है, तो उसमें लू, देखिए जो लू लगता है, जो सूर्य का प्रकाश, उसमें अल्ट्रावायलेट रेज भी है, लेकिन उसमें जो ताप लगता है वो तापीयता इसी से आती है। कोई चीज गर्म महसूस हो रही है, ठंडा महसूस हो रही है, इसी के कारण। गर्म महसूस होना, गर्म महसूस होना, ठंडा महसूस होना, महसूस होना इसी के कारण होता है। यूज देखिए, आप चीजों को समझ जाएंगे, इसका बहुत ज्यादा यूज होता है। देखिए सबसे पहले तो आप जानते हैं जितनी रिमोट वेव्स है, जैसे आप टीवी चलाने के लिए रिमोट का प्रयोग करते हैं, या एसी चलाने के लिए करते हैं, या डिजिटल बोर्ड बंद करने के लिए, या फैन चलाने के लिए, या कार का गेट खोलने के लिए, तो सारी रिमोट तरंगे यही है, रिमोट वेव्स या रिमोट रेज, रिमोट की तरंगे, रिमोट किरणें। जितने भी प्रकार के रिमोट हैं, सारे रिमोट में, चाहे वो टीवी का रिमोट हो, चाहे एसी का रिमोट हो, चाहे ये डिजिटल बोर्ड का हो, है कि नहीं, डिजिटल बोर्ड का हो, फैन का हो, है कि नहीं, अब तो हर चीज का, कार का हो, किसी चीज का रिमोट। इसके अलावा ब्लूटूथ, ब्लूटूथ टेक्नोलॉजी में इसी का प्रयोग करते हैं। या शेयर इट, पहले शेयर इट का प्रयोग करते थे ना, भारत सरकार ने रोक लगा दी, शेयर इट। इसके अलावा जब आप, सब लोग समझ पा रहे हैं? जी, तो देखिए रिमोट तरंगों का, ब्लूटूथ का, शेयर इट का, या आप जब जाते होंगे टोल टैक्स, तो टोल जो कटता है उसमें भी जानते, टोल जो टैग है आपका, टोल पे जो है, इसके लिए लेकिन समझाना पड़ेगा तब आप जानेंगे, ऐसे अभी इतना ही लिख लीजिए। इसके अलावा दूसरे पेज पे लिखते हैं, पहले इतना लिखे फिर दूसरे पेज पे एक तरफ से लिखते हैं। अब देखिए मैं यहां से लिखता हूं तो आपको आसानी होगी। देखिए आईआर का यूजर्स, जैसे आपने देखा कि ब्लूटूथ, जैसे आपने देखा कि रिमोट,
रेज के रूप में, या ध्यान से सुनेंगे, इसके अलावा जैसे शेयर इट में पहले यूज करते थे वीडियो शेयर करने में, है कि नहीं, या जो है फास्टैग, फास्टैग जो टोल टैक्स में, है कि नहीं, फास्टैग में। इसके अलावा माइक्रोवेव ओवन में कोई भी चीज गर्म करना है, कोई भी चीज गर्म करना, ठंडा करना है, वाईफाई में नहीं, कोई भी चीज गर्म करना है, ठंडा करना है, तो माइक्रोवेव ओवन में, माइक्रोवेव ओवन में माइक्रोवेव ओवन में जब कोई चीज आप गर्म करते हैं, ठंडा करते हैं, इसी को जानते हैं कन्वेक्शन भी कहा जाता है। इसी का एडवांस रूप आ गया, कन्वेक्शन में भी यही यूज करते हैं, कन्वेक्शन, कन्वेक्शन में, तो कन्वेक्शन में भी यही यूज होता है, लेकिन आप ये हो सकता ना जानते हो इसलिए यही लिखे। इसके अलावा जानते कोहरे में, फोटोग्राफी में, हाँ मेडिकल लाइन में भी बहुत यूज होता है, सेंसर में भी बहुत ज्यादा, कोहरे की फोटोग्राफी में, कोहरे के फोटोग्राफी में, उष्मीय प्रभाव को जानने में, कोई चीज गर्म करने में, ठंडा करने में, उष्मा उत्पन्न करने में, हीट, हीट उत्पन्न करने में, हीट उत्पन्न करने में, अब इसके अलावा आप जानते होंगे कि इसी का प्रयोग जो है बारकोड स्कैनर के रूप में, बारकोड, जैसे पेटीएम, गूगल पे, फोन पे, ये सब बाद में आपको सब समझा भी देंगे। सब लोग समझ पा रहे हैं? ये इंफ्रारेड, इंफ्रा माने होता है कम और रेड माने लाल। अब देखिए ये नाम जो दिया गया था, देखिए जैसे इधर विजिबल रेज है, देखिए इधर विजिबल रेज है, इसमें विबजार है, और इससे पहले आप सभी लोग जानते हैं क्या है, इससे पहले है यूवी रेज है, और इससे कम क्या है, इंफ्रारेड है। तो देखिए वायलेट से अधिक वायलेट अल्ट्रा वायलेट, अल्ट्रा वायलेट है, वायलेट से अधिक वायलेट, और रेड से कम रेड इंफ्रारेड, रेड से कम रेड इंफ्रारेड, और वायलेट से अधिक वायलेट अल्ट्रा वायलेट। ये सब चंद्रशेखर वेंकट के द्वारा एक क्रम निर्धारित किया गया कि वायलेट से ज्यादा वायलेट, रेड से कम रेड। तो ये तापीय प्रभाव और ये प्रकाशीय प्रभाव, प्रकाश विद्युत प्रभाव, ये प्रकाशीय प्रभाव को, प्रकाशीय प्रभाव, और ये उजला दिखे, साफ दिखने, ये उजला, ये सारा मिलकर के उजला दिखना, उजाला दिखाना, उजाला
दिखाना, दिन रात का फर्क करना, दिन रात का अंतर, फर्क, तो इसीलिए जानते हैं, देखिए, इसीलिए ये ट्यूबलाइट, CFL है कि नहीं, और इसीलिए जितनी भी चीज गर्म करने वाली, इवन आप खाना पकाते हैं, कुछ भी करते हैं, जैसे खाना पकाने में, मतलब सीधे जो उबलती है, कोई चीज उबलती है इसी के माध्यम से। अब हम लोगों ने ये 5 देख लिया, आप छठवें पे आ जाइए। कितने देख लिए ये? हाँ, 5 देख लिया था, अब छठा, सार्ट रेडियो। सार्ट रेडियो रेज, लघु रेडियो तरंगे, लघु रेडियो तरंगे, किरणें, इसी को माइक्रोवेव भी कहा जाता है। इसी को माइक्रोवेव, इसी को सूक्ष्म तरंगे कहा जाता है। इसी को सूक्ष्म तरंगे कहा जाता है, जिनकी वेवलेंथ 10⁻³ मीटर से 1 मीटर के बीच में होती, 1 मीटर के बीच होती, जिनकी वेवलेंथ, जिनकी तरंगदैर्घ्य इसके बीच होती, उन्हीं को सार्ट रेडियो कहा जाता है, जिनकी तरंगदैर्घ्य इसके बीच होती है, 10⁻³ से 1 मीटर के बीच। अब इसका यूज आप देखेंगे तो बहुत वैरायटी यूज है। पहली बात तो मोबाइल में, इंटरनेट में, मोबाइल पे जब आप बातचीत करते हैं तो यही तरंग यूज होती। इंटरनेट में जिससे आप पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं, वाईफाई में यही है, वाईफाई में, वाई मैक्स में भी, वर्ल्ड वाइड जो वायरलेस मैक्सिमम, वाई मैक्स में, वाईफाई में, इंटरनेट में, मोबाइल में। अच्छा, मोबाइल के सारे जनरेशन में, जैसे देखिए 1G में, 2G में, 2.5G में, 2.75G में, 3G में, 4G में, 5G में, ये सब में, 5G जो अभी आने वाला, 4G अभी जो चल रहा है, सब में यही यूज होता है। इन सब में इसका उपयोग है। तो सार्ट रेडियो का आज के जमाने में सारा यूज, पूरा इंटरनेट इसी पे आधारित है। हवा पानी की तरह इंटरनेट मनुष्य के लिए आवश्यक, और ये देखिए इसी पे आधारित। मोबाइल आपका इसी पे आधारित है। वाईफाई, जिससे आप, अगर वाईफाई आपने लगवाया होगा, यहाँ पे लगा हुआ है, देखिए, इसके बिना तो अब संभव ही नहीं। ये सब सार्ट रेडियो है, लघु रेडियो तरंगे। अब इसके अलावा देखिए लॉन्ग रेडियो, लॉन्ग रेडियो, लॉन्ग रेडियो रेज, दीर्घ रेडियो तरंगे, और इनकी वेवलेंथ 1 मीटर से 10⁴ मीटर के बीच, जिसकी वेवलेंथ इसके बीच पाई जाए। फटाफट नोट करेंगे।
जिसकी वेवलेंथ इसके बीच पाई जाती है उसी को लॉन्ग रेडियो। यूजेज आप देखेंगे इसका यूज बहुत है, जैसे रेडियो में प्रधानमंत्री मन की बात करते हैं इसी पे, जैसे टीवी में, जैसे डीटीएच में, जैसे राडार में। राडार में यही तरंगे यूज में लाई जाती, जैसे व्हाइट फाई, ये एक नई टेक्नोलॉजी आ रही है, व्हाइट फाई, सुपर वाईफाई, सुपर वाईफाई। सुपर वाईफाई अलग चीज है, वाईफाई अलग चीज है। व्हाइट फाई रेडियो, टीवी, डीटीएच, राडार, इन सब में यही यूज किया जाता है। ये सब में लॉन्ग रेडियो का प्रयोग, तो आपने लगभग सभी प्रकार की तरंगों को देख लिया। अब देखिए ये जितनी भी नॉन मैकेनिकल वेव्स हैं, जरा ध्यान से सुनेंगे, जितना भी नॉन मैकेनिकल वेव है, गैर यांत्रिक तरंगे हैं, जैसे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, जितनी भी आपने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स देखा है, ये सभी उदासीन होती है, ये सभी उदासीन होती हैं, उदासीन तरंगे होती हैं। प्रकाश की गति, ये सभी प्रकाश की गति से चलती, ये सभी प्रकाश की गति से चलती हैं। इनके लिए माध्यम की जरूरत नहीं होती, इनके लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती, इनके लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। ये सभी उदासीन होती हैं, चार्ज्ड नहीं होती हैं, उदासीन होती हैं, सभी प्रकाश की गति से चलती हैं, किसी के लिए भी माध्यम की जरूरत नहीं है। जितना चाहे आपने गामा रेज को देखा हो, चाहे आपने एक्स रेज को देखा हो, चाहे ज्यादा वायलेट को देखा हो, चाहे विजुअल को देखा हो, चाहे कम लाल तरंगों को देखा हो, शॉर्ट रेडियो को देखा हो, लॉन्ग रेडियो, ये सारे पे ये फॉलो हो रहा है। फटाफट जरा देखेंगे, देखिए ध्यान से सुनेंगे। अब एक चार्ट जरा इसका बना लीजिए। देखिए ये एनर्जी है, ये ऊर्जा है, कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहा जाता है। इसका मात्रक जूल है, आप सभी लोग जानते हैं, इसको जूल में मापा जाता है। और इसी ऊर्जा के विक्षोभ को, अर्थात ऊर्जा का विक्षोभ ही तरंग कहलाता है, ऊर्जा का विक्षोभ तरंग कहलाता है। ये ऊर्जा का विक्षोभ है। तरंग को किस में मापा जाता है? हर्ट्स में मापा जाता है। इसको किस में मापा जाता है? इसको हर्ट्स। इसका मात्रक पहले लिख दे, इसका मात्रक है हर्ट्स, है कि नहीं?
तरंग को हर्ट्ज में मापा जाता है। बात समझ रहे हैं? क्योंकि यह ऊर्जा का ही स्वरूप है। अब 1 सेकंड में होने वाले ये फ्रीक्वेंसी को भी हर्ट्ज में मापेंगे, क्योंकि ये तो इसी का स्वरूप है, ये सब ऊर्जा का ही रूप है। ये देखिए आवृत्ति है, इसका भी मात्रक हर्ट्ज है कि नहीं? ये सब का ये इसी का है। 1 सेकंड में होने वाला ऊर्जा विक्षोभ, ये तो एनर्जी डिस्टरबेंस है, ऊर्जा विक्षोभ है, ऊर्जा विक्षोभ तरंग। और 1 सेकंड में होने वाला ऊर्जा विक्षोभ, 1 सेकंड में ऊर्जा विक्षोभ, एनर्जी डिस्टरबेंस, कितना एनर्जी डिस्टर्ब हो रही है, तरंग के रूप में जा रही है, ये सब फ्रीक्वेंसी। और फ्रीक्वेंसी को आप देखते हैं, फ्रीक्वेंसी जैसे मान लीजिए हमने ये एग्जांपल ले लिया, ये एग्जांपल ले लिया, तो देखिए ये ऊपर फ्रीक्वेंसी और ये टाइम है। अब दो समान कला, जैसे ये है ये समान, दो समान कला वाले तरंगों के बीच की दूरी को क्या कहा जाता है? इसी को तरंग दैर्ध्य कहा जाता है। जैसे मैं ऊपर फिगर बना देता हूं, दो समान कला कहीं भी जोड़ लीजिए, दो सेम फेज वाली तरंग, मान लेते हैं हमने ये फ्रीक्वेंसी और ये टाइम ले लिया, तो देखिए ये फेज जहां से ये शुरू होता फिर जहां से ये, या जहां से ये शुरू हो रहा फिर ये जहां से ये, तो इसके बीच की दूरी, दो समान कला वाले तरंगों के बीच की दूरी को, इसी को कहा जाता है वेवलेंथ, तरंग दैर्ध्य, वेवलेंथ, इसी को तरंग दैर्ध्य बोला जाता है। ये तरंगों का कदम होता है, समझिए एक तरीके से। बात समझ रहे हैं? दो समान कला वाले तरंगों के बीच की दूरी को, समान कला वाले तरंगों के बीच की दूरी को, दो समान कला वाले या समान कला वाले तरंगों के बीच की दूरी को ही तरंग दैर्ध्य कहा जाता है। जब कभी भी जानते चाल निकाली जाती, जैसे v बराबर, तो ये आवृत्ति इंटू तरंग दैर्ध्य, ये है चाल, तो चाल बराबर क्या हो गया? देखिए ये आवृत्ति है न्यू और ये है तरंग दैर्ध्य, तो इससे चाल निकल जाती है। लेकिन अब ये सब चीज पूछी नहीं जाती, एक आइडिया रहनी चाहिए, क्योंकि सिविल सेवाओं में जानते समझ की जरूरत होती है, क्लर्कियल एग्जाम नहीं है ये। वन कंप्लीट साइकिल, कोई भी वन कंप्लीट। अब जैसे देखिए आप पहले देखिए बहुत सारी चीज, आवृत्ति को किस में मापा जाता है, ऐसे ऐसे सवाल भी ये बीपीएससी पूछता है एकदम। देखिए बीपीएससी में अभी सब दौर खत्म होगा, अभी बीपीएससी का एग्जाम बेहद आसान, ये दो एग्जाम जानते बहुत आसान, एक बीपीएससी का पीटी और एक एमपीपीएससी। लेकिन एमपीपीएससी ने तो अपना रंग ढंग बदल दिया है, अब आगे चल करके बीपीएससी का रंग ढंग बदलेगा। ये बहुत सरल पूछता है अभी, इसीलिए मेरिट ज्यादा जा रही है। अगर नहीं क्वेश्चन का स्वरूप बदला और समस्या होगी। हर्ट्ज में क्या मापा जाता है? सब लोग जानते हैं हर्ट्ज में आवृत्ति को मापा जाता है। क्या पूछना है? हर्ट्ज में आवृत्ति को मापा जाता है। अब ये बताइए, दृश्य तरंगों, विजिबल दृश्य तरंगों, देखिए ये विजिबल रेज की बात कर रहा है, दृश्य किरणों की बात कर रहा है। जरा इसको बताएं। तो आप सभी लोग जान रहे हैं, वेरी गुड, बी इज द राइट आंसर, क्योंकि हमने बताया 3 × 9 × 10⁻⁻7 मीटर से
7 इंटू 8 इंटू 10⁻⁻7 मीटर। उसी के निकट देखिए ये दिया गया है। वेरी गुड, बी ऑप्शन इज राइट। ये बताइए सौर विकिरण निम्नलिखित में से किस परास में दिखता है? सौर विकिरण बताएं, सौर विकिरण किस परास में दिखता है? अब देखिए सोलर रेडिएशन, सोलर रेडिएशन में 3 तरंगे होती हैं, अल्ट्रावायलेट, विजिबल और इंफ्रारेड। अब इन तीनों के बीच में, इन तीनों में से जानते हैं कोई भी, अब रेंज इसका समझ लीजिए कितना है। अब देखिए इसका रेंज क्या है, इसका रेंज आप सभी लोग जानते हैं 10⁻⁻8 से 3 इंटू 9 इंटू 10⁻⁻7 मीटर। और ये आप जानते हैं 10 ये है 3 इंटू 9 इंटू 10⁻⁻7 मीटर से 7 इंटू 8 इंटू 10⁻⁻7 मीटर। और इसका आप सभी लोग जानते हैं 7 इंटू 8 इंटू 10⁻7 मीटर से 10⁻³ मीटर। अब देखिए ये दिया गया सामान्यतः, जो देखिए सामान्यतः जो सूर्य में किरणें होती हैं इसी के आसपास होती, इसीलिए सूर्य को सामान्यतः लोग क्या मानते हैं, सूर्य को मतलब सन रेज को इसीलिए यूवी मानते थे। यूवी के बराबर आप मानिए तो आप बात को आसानी से समझ पाएंगे। अब देखिए यूवी के बराबर, और यहां पे नैनोमीटर लिखा हुआ है, देखिए यहां पर नैनोमीटर लिखा हुआ है, ध्यान सुनेंगे। तो आप देखिए नैनोमीटर लिखा है तो क्या होगा ये, अब ये है, अगर इसको नैनोमीटर में लिखना है तो ये तो हो गया पहला वाला 100 नैनोमीटर, और ये है 390 नैनोमीटर। इट मींस ए ऑप्शन इज राइट, ए ऑप्शन इज राइट। सब लोग समझ पा रहे हैं? देखिए सौर विकिरण को यूवी वेव के रूप में दर्शाया जाता है, इसलिए कहीं भी सूर्य का प्रकाश लिखना होता है तो यूवी लिखा जाता है। और इसका जो रेंज होगा वही रेंज होगा इसका 10⁻⁻7 से, सॉरी 10⁻⁻8 मीटर से 3 इंटू 9 इंटू 10⁻⁻7 मीटर है। अब इसको नैनोमीटर में लिखने के लिए क्या करेंगे आप बताइए? अब देखिए ये यहां पर है, कौन सा इस रेंज को क्रॉस कर रहा है जरा बताइए? सब लोग समझ पा रहे हैं क्या? कौन सा सबसे बेस्ट ऑप्शन होगा? देखिए पहली बात तो देखिए ये ऑप्शन नहीं रहेगा, ये ऑप्शन नहीं रहेगा, खाली 2 ऑप्शन के बीच में लड़ाई है, ये सही है या ये सही है, विच ऑप्शन इज करेक्ट। अब देखिए दोनों को चेक कर दिया जाए, दोनों को चेक कर दिया जाए तो देखिए ये यूवी को लिखा जाता है 10⁻⁻8 मीटर से 3 इंटू 9 इंटू 10⁻⁻7 मीटर। अब देखिए इसको जो है अगर हम लोग लिखेंगे, मान लीजिए हम 100 नैनोमीटर लिखें ऐसे, तो क्या ये इतना आ रहा है? तो देखिए 100 और ये 10⁻⁹ मीटर, ठीक है। अब 10⁻⁹ मीटर को अगर ऐसे लिखेंगे तो ये तो क्या आ जाएगा 10⁻⁷ मीटर। इसका मतलब ये वाला जस्टिफाई नहीं हो पा रहा है, ये वाला जस्टिफाई नहीं हो पा रहा है। इसका मतलब है ये जो है यहां पे क्या होना चाहिए था, यहां तो या तो 10 नैनोमीटर होता तब तो ये सही होता। इसका मतलब ये वाला रेंज तो नहीं मिल रहा है। अब देखिए ये 3 इंटू 9 और यहां पर
ये जो है 7 है, तो आप 2 जीरो बढ़ा दीजिए, मतलब इंटू 100 कर दीजिए, तब नैनोमीटर लिख सकते हैं। और 100 करने के बाद क्या हो, ये तो 390 नैनोमीटर आ गया। इसका मतलब ये आ गया 10 नैनोमीटर से लेकर के 390 नैनोमीटर। इसका मतलब पहला ऑप्शन तो नहीं सही है कि नहीं? मैंने पहला लगा दिया तो बहुत लोगों ने पहला ही मान लिया। तो देखिए, ये पहला ऑप्शन, ध्यान से सुनेंगे, यही सूर्य के अंदर तो यही विकिरण होती है ना। देखिए, पहले तो ये दोनों खत्म हो गया, इसमें कुछ सोचना ही नहीं। अब ये वाला जो है, ये रेंज नहीं मिल पा रही है, इसका मतलब ये भी नहीं है फिर। अब इसमें देखिए, ये रेंज मिल पा रही क्या, 3 इंटू 9 इंटू 10 टू द पावर -7 और 7 इंटू 8 इंटू 10 टू द पावर -7। अब ये देखिए, अगर इसको यहां पे 100 से गुणा किया जाए तो ये 390 नैनोमीटर आ रहा है और ये 780 नैनोमीटर आ रहा है। तो इसका मतलब ये मोटे तौर पर इसके और इसके बीच आ रहा है। इसका मतलब ये ऑप्शन ज्यादा करेक्ट है। सो बी ऑप्शन इज राइट। बात समझ रहे? इसीलिए बहुत सारे स्टूडेंट ने बी लिखा, क्योंकि बहुत लोगों को आंसर याद है, लेकिन निकालना भी आना चाहिए, केवल आंसर याद ही नहीं होना चाहिए। देखिए, ये हमेशा जाना करिए कि सोलर रेडिएशन, सोलर रेडिएशन जिसको सन रेज कहा जाता है, इसमें देखिए 3 तरीके की तरंगे होती, एक अल्ट्रावायलेट, दूसरा विजिबल और ये होती है इंफ्रारेड। लेकिन 90% जानते ये तरंगे होती, लेकिन ओजोन की परत इसको रोकती है, तो ये तरंगे मुख्य रूप से होती। लेकिन अब क्वेश्चन में ऑप्शन मिलाने के लिए तीनों ऑप्शन को ध्यान में रखा जाता है। अब तीनों मैच करना पड़ेगा, या तो भाई एक बार आपने निकाल करके कॉपी में लिख लिया, नोट्स में लिख लिया, तो फिर आपको अंदाजा लग जाएगा। बहुत सारे लोग जो तुरंत आंसर बताते हैं वो वही लोग हैं जिन्होंने नोट्स में लिखा हुआ है और जिनको ध्यान है। बात समझ रहे हैं? जिनको ध्यान है, तो इसीलिए इनसे मैच किया जाता है। अब देखिए, इसका 10 टू द पावर -8 मीटर से 3 इंटू 9 इंटू 10 टू द पावर -7 मीटर और 3 इंटू 9 इंटू 10 टू द पावर -7 मीटर से 7 इंटू 8 इंटू 10 टू द पावर -7। ये बहुत कम होता। सूर्य की किरणों में ये गर्मी तो होती है, मैं मना तो नहीं कर सकता ये नहीं होता। 7 इंटू 8 इंटू 10 टू द पावर -7 मीटर से और 10 टू द पावर -3 मीटर। ज्यादातर यही होता है, 90% सूर्य के प्रकाश में यही होता है, इसलिए इससे मैच किया जाता है और यहां तक मैच ज्यादा किया जाता है। यदि तीनों को आप ट्राई करेंगे, तीनों को ट्राई करेंगे तब सही स्थिति को जान पाएंगे। सब लोग समझ पा रहे हैं? तो ये हम लोगों का ये चैप्टर भी फिनिश हो गया। अब देखिए, साउंड चैप्टर है। अब साउंड चैप्टर कल सुबह लेंगे, क्योंकि अभी पढ़ाएंगे तो बहुत लोग समझ नहीं पाएंगे। ये छोटा चैप्टर है, लेकिन साउंड के बाद जानते हैं हीट चैप्टर लेंगे, उष्मा का चैप्टर लेंगे। तो अब ये सब चैप्टर जानते कल सुबह वही 9:30 AM में, क्योंकि सुबह आप लोगों की क्लास नहीं बल्कि एक दूसरी क्लास दूसरे ऐप पर चलती है, उसको हम लोग लेंगे। और इसके बाद फिर जानते हैं यूट्यूब पर है, फिर आपका है, यही समय खाली है। तो इसी टाइम पर आपको 1-2 दिन और करना होगा। सुबह 1-2 दिन और कर लेंगे तो सारा फिजिक्स भी खत्म हो जाएगा, फिर जानते हैं बाकी पार्ट पर आ जाएंगे। तो अब सुबह मिलेंगे 9:30 बजे। और एक चीज जो मैं हमेशा आपको बता रहा हूं कि ये जिन लोगों ने इस बैच में एडमिशन नहीं लिया है वो ले लें। ये बहुत ही आपके लिए सुनहरा बैच है, आपके जीवन में परिवर्तन का बहुत बड़ा कारक होगा। और आने वाले समय में चूंकि अब पीटी हर स्टूडेंट नहीं पास कर सकता, मान लीजिए बीपीएससी का एग्जाम जैसे अभी तो आसान होता है, लेकिन फिर भी अब जब मुखर्जी नगर दिल्ली, करोल बाग दिल्ली, राजेंद्र नगर दिल्ली, मतलब आईएएस की तैयारी करने वाले बच्चे अब बीपीएससी का एग्जाम केवल अब बिहार के स्टूडेंट नहीं दे रहे हैं, पूरे देश के विद्यार्थी दे रहे हैं और अच्छे स्टूडेंट दे रहे हैं। इस नाते जानते हैं अब
अपनी तैयारी को बहुत धारदार बनाने की जरूरत है। और धारदार बनाने के लिए आपको अपनी तैयारी, चाहे बीपीएससी हो, चाहे यूपीपीसीएस हो, चाहे एमपीपीएससी हो, जेपीएससी हो, आरएस हो, इसको इस लेवल से लेकर के आगे बढ़ना होगा। और इसी लेवल से लेकर के आगे बढ़ने के लिए, ताकि किसी भी पीटी में कोई एक बार में पास करे और शून्य से शिखर तक समझ रखें, इसके लिए हम लोगों ने इस बैच को शुरू किया है। तो आशा है कि आप सभी लोगों में से सारे लोग इस बैच को में शामिल होंगे। बहुत सारे लोग तो शामिल हो गए हैं, सारे लोग इस बैच में शामिल होंगे तो आपके जीवन में, जानते हैं, एक बहुत निर्णायक मोड़ साबित होगा। तो सबको बहुत बहुत धन्यवाद, सबको बहुत बहुत नमस्कार।